हाय एवरीवन, लॉफुल ईयर्स में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 12 कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये समझाया था सेक्शन 11 में कि सेक्शन 11 की तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर वन, आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी। नंबर टू, साउंडनेस ऑफ माइंड। एंड नंबर थ्री, नो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। तो आज हम साउंडनेस ऑफ माइंड को ही कंटिन्यू करेंगे। साउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब है कि आप में सोचने समझने की ताकत है और फिर आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो सेक्शन 12 सेक्शन 11 का फर्दर कंटिन्यूएशन करते हुए ये बताता है कि साउंड साउंड माइंड का मीनिंग क्या होता है। तो सेक्शन 12 का वेयर जो सेक्शन है वो मैंने यहाँ लिखा है। इट सिंपली सेज, सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states the capacity to contract is determined by a person's mental soundness। सेक्शन क्या कहता है? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ। अब याद आया, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था कि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, सभी को समान अधिकार देगा। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सभी के पास है, प्रोवाइडेड एज ऑफ मेजोरिटी है। एज ऑफ मेजोरिटी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी? 18 साल। और दूसरी क्या कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी क्या है कि आप साउंड माइंड के होनी चाहिए। और साउंड माइंड की रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो उसे समझ सकता है, एंड और ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। मतलब उस डिसीजन से उसकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका उस चीज पर वो अगर समझ जाता है। मतलब इस ऐसे समझ लो कि अगर तुम कहीं मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो या किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो या किसी को अपनी कोई चीज दे देते हो, ठीक है, तो वो चीज तुम्हें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी तो सोच समझ कर तुम डिसाइड करके ही दोगे ना वो चीज। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 12 ये कहता है कि जब आप सेक्शन 11 को पढ़ते हैं तो उसमें एक एसेंशियल कंडीशन आती है साउंडनेस ऑफ माइंड की। और सेक्शन 12 comes into play, and it's in simple language it states a person must understand the terms of the contract, and they should be able to foresee the consequences of entering into the contract। अगर आपको अपने एक्शन के रिएक्शंस या उनके रिजल्ट्स के बारे में जानकारी है तो आप साउंड माइंड के हैं, वरना आप साउंड माइंड के नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो साउंड माइंड का मीनिंग समझ आया। अब देखो ध्यान से, साउंडनेस ऑफ माइंड या आप ये कह सकते हैं कि अनसाउंडनेस दो तरह की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। देखो कुछ बच्चे जन्म से ही ऐसे पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब उनके पास कुछ स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज होते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते, वो हमेशा मेडिकेशन पर ही रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से एक मूवी आई थी ना ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया शायद, है ना, उसमें उसकी बॉडी तो बढ़ जाती है लेकिन उसका दिमाग वैसे का वैसा रहता है। वो क्या है? वो है परमानेंट अनसाउंडनेस। तो मेंटल रिटार्डेडनेस क्या है? मेंटल रिटार्डेडनेस क्या है? परमानेंट अनसाउंड माइंड है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो कवर होती हैं परमानेंट साउंड अनसाउंडनेस में। जैसे एक एज के बाद हम बोलते हैं ना कि आदमी सठिया जाता है, सठियाने का मतलब कि उसको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है। तो डिमेंशिया भी क्या है? परमानेंट अनसाउंडनेस है। लेकिन अगर आप वेप लेते हैं या किसी तरह का कोई इंटॉक्सिकेशन करते हैं, मतलब नशा करते हैं, जो कि एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, जैसे अगर आप संजू मूवी देखेंगे तो उसमें जो रोल जिसने प्ले करा है रणबीर कपूर ने, वो गोली भी खाता है। मतलब जब वो जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में, डॉक्टर उससे पूछता है कि बताओ आपने किस तरह का नशा नहीं करा, तो वो कहता है ऐसा कोई ऐसा नशा नहीं है जो मैंने ना करा हो। तो जो नशे में वो काम करता है वो क्या है? टेम्परेरी अनसाउंडनेस। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अनसाउंडनेस का टेस्ट दो तरीके से देखा जाता है। मतलब अगर आप परमानेंट अनसाउंड हैं तो फिर तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन अगर आप टेम्परेरी अनसाउंड हैं तो जिस इंटरवल में आप साउंड माइंड के रहे होंगे आप उस इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अनसाउंड माइंड की लीगल इंप्लीकेशंस क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब हो गया कि अगर सामने वाली पार्टी चाहती है, मतलब एक मूवी आई थी किसकी थी, करीना कपूर थी और साथ में अ, जिसमें वो वाला गाना था ना आंटी जी वाला, उसमें तुमने देखा होगा वो पहला सीन ही है कि दोनों शराब पीकर शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद जब वो अगले दिन उठते हैं वो देखते हैं कि भैया ये क्या हो गया हमारे साथ, तो फिर वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि शादी को
हमारी नलिफाई कर दीजिए, वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वैलिड है, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वो वॉइडेबल है। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आप अनसाउंड माइंड के रहे होंगे, तो आपके पास ऑप्शन है या सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन है। अभी आप मुझे बताएंगे किसके पास ऑप्शन है, मैं भूल गई हूँ। किसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकता है। अब आप मुझे बात बताओ, जब आप अनसाउंड माइंड के हैं तो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? द आंसर इज नो। ठीक है। अगर आपको गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर कोर्ट ने आपके लिए कोई लीगल गार्जियन अपॉइंट कर दिया है, तो 21 साल से पहले तो आप मेजर ही नहीं हो सकते। ठीक है। तो 21 साल तक आप टेम्परेरी डिसक्वालिफाइड हैं किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर आपका नेक्स्ट फ्रेंड मतलब जो आपका लीगल गार्जियन अपॉइंट करा गया है, वो आपके बिहाफ पर डिसीजन लेता है। चलो, अब हम टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड का कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो, तुमने अपना ये अगर स्किल बढ़ाना ना तो ऑप्टिकल इल्यूजन देखा करो। ऑप्टिकल इल्यूजन से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा कौन सा माइंड है जो ज्यादा एक्टिव है। तो देखो, इसमें तुमने बेसिकली कोर्ट के सामने जब क्वेश्चन आता है साउंडनेस ऑफ माइंड का, जनरली क्या ही चैलेंज करा जाता है? देखो, क्या चैलेंज करा जाता है साउंडनेस ऑफ माइंड में? विल्स चैलेंज करी जाती हैं कि भाई ये आदमी विल बनाकर मर गया है, और इसकी जो विल थी वो इसके बाकी बच्चों ने इन्फ्लुएंस करके बनाई थी, और वो केपेबल नहीं था, साउंड माइंड का नहीं था, बूढ़ा था, इसलिए वो वैलिड नहीं है। तो साउंड माइंड का टेस्ट कैसे किया जाता है? अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सकते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, और उसके ऊपर डिसीजन लेकर उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस और उसके फाइनल आउटकम को आप समझ लेते हैं कि मेरे साथ ये होगा फाइनली, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब साउंडनेस ऑफ माइंड को कैसे चैलेंज किया जाता है कोर्ट में? आपने तो चैलेंज कर दिया। ठीक है। अब जिसने चैलेंज करा है वही प्रूव भी करेगा कि दूसरी पार्टी अनसाउंड माइंड की थी जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो उसके लिए वो क्या लेकर आएगा? एक्सपर्ट ओपिनियंस लेकर आएगा ना। तो एक्सपर्ट ओपिनियंस आप, या मेडिकल ओपिनियंस आप, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर लेकर आएंगे। ठीक है। चलो, अब हम कुछ केस लॉस कर लेते हैं। पहला केस लॉ है चिरंजीत लाल वर्सेस हरिचंद का। इस केस में ये था कि एक अंकल हैं, देखो 90% केसेस जो है ना वो विल के ही हैं, विल्स के ही हैं, कि भैया मरने के बाद जो विल बनी है वो अनसाउंड माइंड की थी, आप उसको कैंसिल कर दीजिए और इसे इंटेस्टेट सक्सेशन पर डालकर प्रॉपर्टी बांट दीजिए बराबर बराबर। तो 90% केसेस आपको यहाँ पर विल्स के मिलते हैं। तो चिरंजीत लाल वर्सेस हरिचंद का केस क्या कहता है कि एक बंदे ने अपनी मतलब ओल्ड एज के दौरान एक विल एग्जीक्यूट करी। ठीक है। और उसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी। तो क्या ये परमानेंट अनफिटनेस ऑफ माइंड का केस है, और इसमें आप अपनी विल को डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं या उसको नलिफाई करवा सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि एक एज के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सब कुछ भूलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे चीजें होती हैं, है ना। अगर मैं बोलूं कि 60-65 साल का कोई बंदा है जिसने विल बनाई, और कोई 90 साल का बंदा जिसने विल बनाई, तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी तो देखी जाएगी ना साथ में, कि वो कितना दवाइयों पर डिपेंडेंट था, किस तरह की दवाइयां खाता था, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजें भी इसमें देखी जाएंगी। तो कोर्ट ने बोला कि जस्ट बिकॉज की ओल्ड एज होने से आप ये बोलेंगे कि उसकी जो विल है वो इनवैलिड है या लीगल नहीं है, तो ये ग्राउंड वैलिड नहीं है। तो जब भी आप देखना, जब भी आप कोई विल देखेंगे ना, फैमिली विल देखेंगे, उसमें ये लिखा होता है कि मैं इस विल को अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, और मैं साउंड माइंड का हूं जब मैंने ये विल बनाई है, और मेरे को सारे फैक्ट्स, सारी चीजें पढ़कर सुनाई गई हैं, और मैंने अपने होशो हवास में ये सारा काम करा है। तो साउंड माइंड का एक और की वर्ड है होशो हवास। वही देखो आ गया है, साउंड माइंड इन विल्स एंड टेस्टामेंट्री कैपेसिटी। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी का मतलब हो गया कि आप मरने से पहले अपनी विल बना रहे हैं, और आपको पता है आप उस विल में क्या लिख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किसको दी जा रही है, और कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं, उनके नाम स्पेसिफिक हैं, और उनका जो भी आपने डिसीजन लिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट से लेकर वो क्लियर है। ठीक है। चलो, अगला केस देखते हैं, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरी धारी सिंह का। इस केस में भी यही है कि एक अंकल हैं, बूढ़े से अंकल हैं, वो सेनाइल डिमेंशिया उनकी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत वो भूल जाते हैं। तो उन्होंने एक विल एग्जीक्यूट करी। तो कोर्ट ने कहा कि जब एक इंसान विल बनाता है तो उसे पता है वो क्या कर रहा है, उसे पता है कि वो डेथ बेड पर है, और डेथ बेड पर होने की वजह से वो अपनी सारी एसेट जो उसने पूरी लाइफ टाइम में एक्यूमुलेट करी हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
ठीक है। तो जस्ट बिकॉज कि वो बूढ़ा हो गया है, इट डजेंट मीन कि आपकी विल इनवैलिड है। प्लीज प्लीज प्लीज, आप अगर कोई विल का केस हैंडल करते हैं तो आप ये मत करना कि विल है तो भाई आप इसको सीधा सीधा ये बोलो कि बूढ़ा आदमी था और उसकी वजह से वो विल इनवैलिड हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि ये विल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बेसिस पर बनाई गई है, तो वो बंदा ही प्रूव करेगा कि सामने वाली पार्टी मतलब टेस्टेटर अनसाउंड माइंड का था। तो वही केस देखो कंटिन्यू करा मैंने। इसमें इशू क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट जो अंकल ने करा, क्या उस टाइम पर वो अनसाउंड माइंड के थे या नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टी प्रूव कर देती है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो अनसाउंड माइंड का था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन उसके लिए आपको एविडेंस लाना पड़ेगा। ठीक है। एविडेंस किस तरह का होगा? उसकी मेडिकल हिस्ट्री होगी, उसे किस तरह की दवाइयां दी जाती थी, क्या वो कभी इस तरह का पेशेंट रह चुका है। आ गया समझ? मतलब वंस इन अ वाइल अगर तुमने कोई दवाई खा ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है। अगला केस है कन्हैयालाल वर्सेस हरसिंह लक्ष्मण मंजारी का। इस केस में फिर वही बात है, बार बार वही बात है कि सारे केसेस विल्स के ही हैं यहाँ पर, और कोर्ट ने यही कहा है कि भैया, अगर आप ये कह रहे हैं कि टेस्टेटर अनसाउंड माइंड का था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो जो बंदा क्लेम कर रहा है कि वो अनसाउंड माइंड का था वो इस चीज को प्रूव भी कर दे। ठीक है। अगर वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं ला पाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो इस केस में बेसिकली ये बताया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर है जो पार्टी चैलेंज कर रही है बिल को। ठीक है। अगला केस है मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का। अब तुम कहोगे कि मैम ये केस यहाँ कैसे आ गया, वो तो माइनर के लिए है। तो बेशक माइनर के लिए है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दी कि माइनर की इनकैपेसिटी तो साउंडनेस ऑफ माइंड पर भी चेक होती है। इसे ऐसे समझो कि छोटे बच्चे हम लोग कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, है ना, उन्हें नहीं समझ होती कि क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए वो माइनर भी हैं और उनका माइंड भी इतना डेवलप नहीं हुआ है, उनका स्किल भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। जैसे हम मोटर डेवलपमेंट स्किल भी बोलते हैं, आईक्यू स्किल भी बोलते हैं, ईक्यू स्किल भी बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक बच्चा उतना बड़े लेवल पर नहीं सोच पाता है जो एक मेजर डिसीजन ले लेता है। तो कोर्ट ने एक्स्ट्रा आपको ये भी बताया कि बच्चे के अंदर साउंडनेस ऑफ माइंड का भी स्टेटस नहीं होता है अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो आप माइनॉरिटी, और दूसरा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को भी आप कह सकते हैं। अगला कैसे आपका चितूरी सुभाना वर्सेस कदारू प्रभातम का। इसमें भी एक अंकल हैं अनसाउंड माइंड के, उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल करा है अपनी लैंड के लिए, और उनके लीगल एयर्स ने चैलेंज कर दिया कि भैया ये जो अंकल पापा कर रहे हैं हमारे, ये ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि जब एक अनसाउंड माइंड का बंदा, मतलब नशेड़ी अंकल हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारी जमीन है, अंकल को किसी ने बोला आकर कि भाई अपनी ये जमीन मुझे बेच दे, अंकल ने कहा ठीक है। अब तुम वो फुकरे वाला सीन याद कर लो। फुकरे में एक था ना सीन, जब वो पैसे लेने के लिए सरदार जाता है पुल पर, वो एकदम नशेड़ी होता है, फिर वो पैसे निकाल कर देता है। अब ध्यान से समझना, वो नशेड़ी है, वो पैसे निकाल कर दे रहा है। क्या वो होशो हवास में है उस टाइम पर? अगर होशो हवास में है तो वो उसकी रिकवरी कर सकता है। अगर होशो हवास में नहीं है तो वो उसकी रिकवरी, सॉरी माय मिस्टेक, अगर वो होशो हवास में है तो भी रिकवरी कर सकता है, और अगर होशो हवास में नहीं है तो भी रिकवरी कर सकता है। ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसने अपने होशो हवास में पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है। अगला कैसे आपका अगला टॉपिक है आपका डिस्क्वालिफाइड पर्सन का। देखो, डिस्क्वालिफाइड पर्सन थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेक्शन 11 का। तो डिस्क्वालिफाइड का मतलब हो गया कि इंसॉल्वेंट, जैसे अभी विजय माल्या है, वो अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी जाए, ठीक है, या सुब्रोतो सहारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो बैंक से दोबारा लोन ले सकता है? आंसर इज नो। ठीक है। तो जब एक बार किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसकी एसेट्स की टेक केयर करने के लिए एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। और वो बंदा पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एसेट्स बेचे जाएंगे, कुछ भी करे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक लॉज की। स्पेसिफिक लॉज की बात अगर हम करें तो तुमने देखा होगा कुछ लोग एम्बेसीज में काम करते हैं, कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन सॉवरेंट्स जो होते हैं। अगर अगर फॉरेन सॉवरेंट्स हैं, मतलब इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है, और अमेरिकन एम्बेसी में कोई बंदा क्राइम करता है या कोई पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या वो कर सकता है? आंसर इज नो। इंडियन कोर्ट में तो उसे सू नहीं किया जा सकता ना। ठीक है।
तो इसमें देखो एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर एक फॉरेन एम्बेसडर प्राइवेट बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिया में, ठीक है, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट उसे अलाउ नहीं करते हैं तो वो काम वो नहीं कर सकता। अगला है कन्विक्ट, जो बंदे जेल चले जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसमें तुम लालू प्रसाद यादव का केस डाल सकते हो कि जब उसके ऊपर बैन लग गया तो वो 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और वो अपनी प्रॉपर्टी भी सेल या अपनी एसेट्स को सेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका कि जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज का एमओए और एओए है। जब तुम कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें तुम ये पढ़ोगे कि कंपनी एमओए के बाहर काम नहीं कर सकती। तो एमओए क्या है, उसका एक दायरा है, स्कोप है उसकी पावर्स का, अथॉरिटी का, कि इसके बाहर वो काम नहीं कर सकती। तो अगर वो उसके बाहर जाकर काम करती है तो वो क्या हो जाते हैं, वॉइड एब इनिशियो तो हो जाते हैं ना। तो बेसिकली तुम ये बोलो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैंकिंग का काम नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो बैंकिंग का काम करने के लिए लीगली डिस्क्वालिफाइड है। आई होप आपको सेक्शन पूरा समझ आ गया है, और इसमें केस लॉस हैं। एंड बस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। अगली क्लास में मिलते हैं सेक्शन 13 के साथ। टिल देन बाय।